दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूं। और दोस्तों हमने आई हैव ऑलरेडी टेकन डिलीवर्ड 5-6 लेक्चर्स। टुडे आई विल स्टार्ट विद 6 लेक्चर। मैंने 5 लेक्चर्स आपको बता दिए इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। बेटा ये जो चैप्टर 7 है ना, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, आप हिम्मत मत हारना। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ढीले मत पड़ना बस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स लेंथी हो जाते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। उन सब में से एक ये चैप्टर मुझे ऐसा लगता है, इन टोटल अकाउंटेंट इन बिजनेस दिस चैप्टर इज द लेंथीएस्ट चैप्टर। बेटा इसके आगे भी कोई चैप्टर लेंथी इतना नहीं है ना पीछे था। तो आप ये समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 7 में जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, नो डाउट थोड़ा सा कष्ट है बेटे, लेकिन एक चीज बताइए, कुछ पाने के लिए फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। इस दुनिया में एक लॉ चलता है कि अगर आपको कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान बेटे आप अगर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि ये काम सब क्लियर हो जाएगा। तो आप जल्दी से अपना रजिस्टर्स ओपन करें। बेटे मैंने आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखा है, एम हाई देयर इज नो वर्च्यू इन इजी विक्ट्री। बड़ा सोचना है। जब हम बड़ा सोचते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी बड़ा सोचते थे तो बड़ी चीजें मिलती हैं, छोटा सोचेंगे तो बेटा छोटा ही मिल रहा है। तो आपको CFA, ACCA, सीमा सभी ग्लोबल कॉमर्स कोर्सेज को कर लेना है। तो मैंने एक कोटेशन लिखी, आप भी लिखें। लेक्चर नंबर 5 है बेटे आज का, मैंने गलती से 6 बोल दिया। Today's lecture is lecture number 5. We are doing economic factors and we want to be happy, we want to be jolly and we want to be cheerful. Be happy, be jolly and be cheerful. आइए, in the last 4 lectures, 4 lectures, because today is the 5th lecture, I have started with external analysis with respect to economic factors. And before that, I have told you that in chapter number 6, बेटे चैप्टर 6 की इंट्रो लेक्चर को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा, एनालिसिस हमने कहा 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल एनालिसिस और एक एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल बेटे आपको क्या लगता है इंटरनल एनालिसिस क्या होगा? इंटरनल एनालिसिस इस अंदर से अपना एनालाइज करना। जैसे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बातें की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बातें की। बेटे जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। एक बच्चा तो देखो ढीला ढीला बैठा है, मैं कैमरे से बाहर आके थप्पड़ मारने वाला हूं बेटा, आपको ये बात समझ लेना। बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं आज आपके सामने अपनी होश में बहुत कुछ बताने वाला हूं। एनालिसिस ऑफ 2 टाइप्स, वन इज इंटरनल एंड सेकंड इज external. Internal analysis में we have discussed business organization, we have discussed business organizational structure and we have discussed business culture. और external में बेटे political, लीगल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें इकोनॉमिकल भी करना है, सोशल करना है, टेक्नोलॉजिकल करना है, कॉम्पिटिटर्स का करना है। बेटे आई एम डूइंग इकोनॉमिकल, सबसे लेंदी इकोनॉमिकल है। एंड विद इन इकोनॉमिकल एक बच्चा कह रहा है सर आप रिपीट कर रहे हैं। बेटे जस्ट इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे सोए हुए हैं, उनको जगाना भी तो है। मैं उनको बताना तो चाहता हूं कि आप ये कर चुके हैं, ये करना है, ये करेंगे। इकोनॉमिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी आर डूइंग माइक्रो। विद इन माइक्रो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आई मीन बाय डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज एक्सपेंशन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन डिमांड। एंड देन वी डिड अबाउट सप्लाई। बेटे हमने सप्लाई के बारे में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर नंबर 4 में, सप्लाई कर्व को देखा, अदर फैक्टर्स देखे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि ऐसा कौन सा प्राइस होगा जहां पर मार्केट कुछ समय के लिए रुक जाएगी। बेटे ना, इक्विलिब्रियम प्राइस मींस जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। दैट पॉइंट इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आज के इस लेक्चर में आई विल बी डिवोटिंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, एज द नेम इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम। बेटे नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वल, कहीं ना कहीं इसमें सेंस आ रहा है इक्वल की। इक्वल क्या? जितनी मेरी डिमांड है उतना ही मेरी सप्लाई है। इट मींस बोथ आर इक्वल। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जितना डिमांड है सप्लाई भी उतना ही है। सो दैट इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आज हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से वी विल बी फाइंडिंग आउट दैट व्हाट आई मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो आइए जरा सर देखते हैं
एक बार जस्ट फॉर योर सेक जस्ट एक बार देखें, मैंने आपको ये बेटा बताया हुआ है ऑलरेडी, आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स फॉर यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कवर कर लिया, इम्पैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री कवर कर लिया, एंड देन वी हैव डिस्कस वी हैव टू डिस्कस एक्सप्लेन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। इसका मतलब ये ऑलरेडी कवर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ए, और आज 5th लेक्चर है बेटे। इससे देख रहा है मैं कितने प्यार से मन से एग्जाम्पल्स देकर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप पॉज भी कर सकते हैं, बट मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। मैं आपको पूरे एग्जांपल्स रियल केस स्टडी क्रोम के साथ बताऊंगा, गूगल के साथ बताऊंगा। तो आई हैव आज के इस लेक्चर में आई थिंक हम ये कवर कर लेंगे, ये कवर कर लेंगे, ये कवर तो हो ही जाएगा बेटे, ये हम कवर कर लेंगे बेटे। आज हम इसको कवर करेंगे, आज हम इसको कवर कर लेंगे। आइए हम एक बार देखें कि हम क्या कवर करना चाहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इम्पैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। In the next lecture, we will be discussing with the cost, economic behavior of the cost in the long run and in the short run. And after that, बेटे मैंने आपको ये बताया था what is the meaning of demand. We have already covered. When I say demand, it means individual market conditions of demand, how my demand curve will look like, substitution effect, complement income effect. Demand क्या होती है, substitution factors, conditions, बेटे सब logics discuss किए with examples. उसके बाद मैं आ गया था जी आपके सामने कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, देन वी हैव डिस्कस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने एग्जांपल दिया था लिकर का और मिल्क का। वी हैव डिस्कस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ कार एंड पेट्रोल। देन वी हैव डिस्कस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ आईफोन एंड योर इनकम. And then after elasticity, we have started in the last lecture number 4. What I mean by supply, there is nothing like law of supply. There is a law supply curve. What are the factors which are affecting supply? How much is the profit? What are the expectations of that supplier, of that producer, of that manufacturer? बेटे ये सब डिस्कस किया था। एक बच्चा मेरे हाथों को देख रहा है कि सर इतनी जल्दी जल्दी, बेटे आई एम रिवाइजिंग इट, अभी तो नया कंसेप्ट स्टार्ट होना है। आज का ये जो लेक्चर है अभी स्टार्ट होना है बेटे, स्टार्ट ही नहीं किया। आज का ये लेक्चर के लिए मैंने स्लाइड रख दिया है प्राइस मैकेनिज्म। टुडे इन टुडेज लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आर दोज फोर्सेस, ऐसे कौन से फोर्सेस होंगे जो डिमांड और सप्लाई को रिलेट करते होंगे, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बोथ कर्व्स will intersect and they will determine the price. That point is named as price determination point or इक्विलिब्रियम पॉइंट। बेटे हम उसको बताने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप बात को समझ रहे हैं? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेटे इस पॉइंट को जहां पर डिमांड कर्व, देखिए ये डिमांड कर्व है बेटे, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, आपको मैंने बताया हुआ है। और इसके बाद ये देखिए, ये पिंक कलर से जो मैं कर रहा हूं ये सप्लाई कर्व है, और जहां पर सप्लाई कर्व पिंक और ग्रीन मिलेंगे, इस पॉइंट को मैं कहूंगा दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें वाई एक्सिस की तरफ, तो बेटा ये प्राइस आएगा, थोड़ा सा गलत लिखा है, दिस विल बी प्राइस। और अगर आप यहां पे डिसाइड कर दें, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो दिस विल बी क्वांटिटी। इसका मतलब इस पॉइंट पे कंज्यूमर्स जो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जिनके पास विलिंगनेस है टू परचेज दैट, हु हैज द एबिलिटी टू पे, they will purchase at this price, and the persons who are supplying, who have the willingness and ability to supply, they will supply this much quantity and that much price. So it is named as equilibrium price and it is named as equilibrium quantity. बात को आप समझ रहे हैं? एक होता है इक्विलिब्रियम प्राइस और एक होता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है जी, हम डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग कि क्या ये जो प्राइस है ये हमेशा सेम ही रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा। So let's enjoy the lecture. बेटे बड़ा कुछ आज बताना है, आप थोड़ा सा जरूर लिखते रहना साथ साथ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा बेटा अच्छा लगे। फर्स्ट पॉइंट आप सब लिख रहे हैं, आपको पता है ये फर्स्ट स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपेयर किया है मैंने। इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिख रहे हैं बेटे, कैप्लन में भी बीपीपी में भी नहीं दिया, अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। इक्विलिब्रियम occurs at that quantity. Equilibrium occurs at that quantity. It means I want to find out the quantity.
आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्राइस एट विच द मार्केट विल बी स्टैचू। आप बचपन में खेलते थे ना स्टैचू, स्टैचू करते थे तो सामने वाला जैसे होता था वैसे ही खड़ा हो जाता था। जैसे आपने मुझे किया स्टैचू, मैं ऐसे ही खड़ा हो गया। इट मीन्स मार्केट भी स्टैचू जैसी हो जाएगी, प्राइस भी लॉक हो जाएगा, क्वांटिटी भी लॉक हो जाएगी। दैट पॉइंट वेयर बोथ हैव अ लॉकिंग, दैट इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम। तो बेटे आइए हम लिखें इक्विलिब्रियम ऑकर्स एट दैट क्वांटिटी एट विच, ऐसी क्वांटिटी जहां पर हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे। बेटे जिसकी डिमांड है, द पर्सन हु हैज डिमांडेड द गुड्स, वो इससे ज्यादा नहीं देगा। इट इज द हाईएस्ट प्राइस विच ही विल एबल टू पे टू द सप्लायर एंड इट इज इक्वल टू। बेटे दो थॉट प्रोसेस हैं, एक डिमांड, एक कंज्यूमर, एक खरीदार, एक बायर और दूसरा सेलर। बेटे सेलर का माइंड थॉट प्रोसेस दूसरा चल रहा है। सेलर कहता है ज्यादा से ज्यादा मैं इससे ले लूं, और कंज्यूमर कहता है मैं लोअर से लोअर दूं। कई बार आप बार्गेनिंग में जाते हैं ना बेटे, कोई सामान खरीदते हैं, आप कहते हैं इतने पैसे दूंगा, वो कहता है नहीं मैं इतने दूंगा। तो दोनों के थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं बेटे डिफरेंस है। As a buyer, you want that you should pay lowest price, and as a seller, he wants that his expectation is that he should fetch the maximum price. But the lowest price which you want to pay and the maximum price which he want to get, if both are equal, then the deal will happen. तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आप सेब लेने जाते हैं, क्या लगता है, सेब उसने कहा 70 रुपए किलो, आप कहते हैं 50 रुपए। अब आप चले गए 50 रुपए में, उसने मना कर दिया, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि अगर 55 रुपए तक भी आ जाएगा तो मैं दे दूंगा, मैं ले लूंगा। और सेलर, फ्रूट वेंडर के माइंड में क्या चल रहा है कि अगर ये 60 रुपीज भी दे देगा तो मैं इस डील को कर लूंगा। इट मीन्स 55 रुपीज is the maximum, is the price which you want to pay, and 60 rupees is the price which he want to get it from you. So it is the lowest price if I see from the supplier's point of view, and it is the highest price, it is the maximum price from the demand creator point of view. बायर के हिसाब से हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम प्राइस लेंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो घर वाले डांटेंगे इतने महंगे ले आया। क्योंकि आप जब घर से निकले थे तो आपके पेरेंट्स ने कहा था भाई इस रेट चल रहा है, इससे ज्यादा मत लेकर आइयो। तो आपने कहानी शुरू की, 50 रुपए से 55 पे आ गए, और सेब बेचने वाले ने कहानी स्टार्ट की 65 से 60 पे, या 70 से 60 पे आ गया। इट मींस दैट इज द लोएस्ट प्राइस, दैट इज द हाईएस्ट प्राइस। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज लिखेंगे बेटा, एक बार लिख लेंगे प्लीज, इक्विलिब्रियम अकर्स। एक बच्चा कहता है सर ये एमसीक्यूज आने फिर लिखेंगे क्यों? बेटे लॉजिक्स कंसेप्ट्स तभी क्लियर होंगे, एमसीक्यूज क्या कोई ऐसा है कि बिना कंसेप्ट के आप कर लेंगे? प्लीज राइट इट डाउन। इक्विलिब्रियम अकर्स एट दैट क्वांटिटी एट विच highest price a buyer is willing to pay, and it is when it is equal to lowest price a seller is willing to accept. तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, आप यहां पर नोट कर लें प्लीज। गिव ए एग्जांपल, यू नो, एप्पल वेंडर, ऐसा लिख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने एप्पल के लिए क्या बोला था। उसने ऑफर किया था 70 रुपीज, फिर उसने कहा था मैं 50 में लूंगा, लेकिन ये 55 में आ जाएगा, और इसके माइंड में है कि मैं 60 करूंगा। बट इफ यू नो 55 एंड 60 यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बिकॉज 55 को थोड़ा सा हमें और बढ़ाना पड़ेगा, लेट इट बी 58, लेट इट बी 57, और 60 को कुछ और कम करना पड़ेगा। The point where the buyer is ready to buy and seller is ready to sell, that price is named as equilibrium price. ठीक है जी, तो आगे लिखें buyer will be। अब ये सेकंड पॉइंट शायद आपको क्लियर नहीं भी हो, आप अभी लिख लें buyer, आप प्लीज सीधा होकर बैठे, buyer will be willing to pay at or below the demand curve। बेटे आपको पता है ये डिमांड कर्व होता है, ये प्राइस होता है। तो मैं जब कहता हूं बिलो का मतलब क्या है? जो प्राइस ऑलरेडी सेट था उससे कम देना चाहेगा। जैसे उसने कहा 70 रुपए, तो उसने कहा उससे कम दूंगा। So buyer will always be interested in paying at the lower, you know, will be willing to pay, buyer will be willing to pay at or below the demand curve. Buyer will be willing to pay at or below demand curve. Seller will be willing to accept
बेटे अबोव सप्लाई कर्व। आपको पता है दिस इज अ सप्लाई कर्व, बेटे ये सप्लाई कर्व होता है। तो सेलर तो चाहेगा ना कि और ज्यादा पैसे मिले, और ज्यादा पैसे मिले। तो ये बात आपको थोड़ा सा मेंशन करनी है, आपको लिखना है बायर विल बी रेडी टू बाय और रेडी टू परचेज एट लोअर द डिमांड कर्व एंड सेलर इज रेडी टू सेल एट अबव द सप्लाई कर्व। नहीं समझ आया, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। इक्विलिब्रियम पॉइंट, नीदर देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। अभी हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस सप्लाई, बट आपको भी लिखना है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ना तो एक्सेस सप्लाई होगी ना एक्सेस डिमांड होगी। नीदर एक्सेस सप्लाई विल बी देयर, नीदर एक्सेस डिमांड विल बी देयर एंड सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। लिखो बेटा, लिखो प्लीज। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट नीदर देयर विल बी एक्सेस सप्लाई नॉर एक्सेस डिमांड एंड दिस एडजस्टमेंट ये ऑटोमेटिकली होगा एंड दिस मैकेनिज्म इज नेम्ड एज मार्केट मैकेनिज्म। बेटे सीधे होके बैठे, बिल्कुल लिखें आप, ऐसे नहीं बेटे, डीले होकर नहीं बैठना, हिम्मत नहीं हारनी बेटे। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एज मार्केट मैकेनिज्म। बेटे किस एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट नीदर देयर विल बी एक्सेस सप्लाई नॉर देयर विल बी एक्सेस डिमांड। कुछ भी नहीं होगा, ना तो एक्सेस सप्लाई होगी ना एक्सेस डिमांड होगी। एंड दिस प्रोसेस, जहां पर एक्सेस सप्लाई भी नहीं होगी और जहां पर एक्सेस डिमांड भी नहीं होगी, इसका मतलब डिमांड भी उतनी होगी और सप्लाई भी उतनी होगी। दैट विल बी ये एक रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे इट विद द हेल्प ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। आप ये बताइए, आपने उसको बोला कि मुझे सेब इतने रुपए के खरीदने हैं, 55 रुपए में आप चले गए, उसने कहा नहीं मैं नहीं देता, क्योंकि उसके माइंड में था 60 रुपीज। उसने पहले 70 बोला, फिर 60 में आ गया। आपने 50 बोला बिकॉज यू वांट टू परचेज और आप 55 में आ गए, बट डील नहीं हुई। मान लेते हैं कोई दूसरा आया, अब शॉपकीपर के माइंड में है कि यार 60 में तो उसने नहीं लिया, तो थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा। और ये जो नया वेंडर आया, नया बायर आया, इसको लग रहा है कि 55 से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटे 55 और 60 के बीच में एक ऐसा प्राइस होगा, अब वो एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे जैसे कस्टमर्स आएंगे और जाते जाएंगे बिना परचेज किए, तो ये कस्टमर्स थोड़ा सा अपना प्राइस बढ़ाएंगे और ये सप्लायर अपना थोड़ा सा प्राइस कम करेगा। इस प्रोसेस का नाम है बेटे मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है जी, मैं आ गया जी। बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। आज केस स्टडी से पहले आप ये 2 नोट्स लिख लीजिए, एमसीक्यूज बार बार पूछ रहे हैं। इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई प्राइस विल फॉल। अभी देखते हैं क्या मीनिंग है एक्सेस सप्लाई का, मैंने तो बताया भी नहीं, एक जगह लिख लें। इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई प्राइस विल फॉल एंड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड प्राइस विल राइज। ये 2 बातें लिख लें। पता नहीं क्या लिखा है, मैंने तो जर्मन लैंग्वेज लिखी है। इन केस ऑफ दिस दिस विल दिस, इन केस ऑफ दिस दिस विल दिस, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है जी, मैं अपना पूरा ध्यान, आई वॉन्ट टू कंसंट्रेट नाउ ऑन दिस केस स्टडी विच आई वॉन्ट टू गिव यू। आपको ध्यान से इस केस स्टडी को सुनना है और इस केस स्टडी को रियलिटी में लेके जाना है कि आपके घर के पास 2 शॉप्स हैं। स्टार्ट होगी बेटी, स्टार्ट हो गई केस स्टडी। ध्यान से सुनिए, स्टोरी बता रहा हूं, इसमें से लॉजिक समझेंगे एंड देन वी विल लर्न व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटे आपके घर के पास 2 शॉप्स हैं, एक शॉप एक्स और एक शॉप वाई। दोनों साउथ इंडियन डिशेस बनाते हैं, दोनों सांबर डोसा भी बनाते हैं, बाकी भी बनाते हैं, मैं सांबर डोसा का एग्जांपल ले रहा हूं। एक शॉप जो है थोड़ा सा उसने डेकोरेटिव ज्यादा किया, उसकी चेयर्स अच्छी हैं और नैपकिन्स अच्छे हैं, और दूसरी जो शॉप ओनर है उसने नॉर्मल एक डेकोरेशन किया, ज़्यादा हाई फाई नहीं किया। बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दोनों सांभर डोसा बनाते हैं, दोनों सेम बटर यूज करते हैं, दोनों सेम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, दोनों का सांभर का टेस्ट एक होता है, दोनों का चटनी भी सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है। बट बिकॉज एक शॉपकीपर ने अपने यहाँ डेकोरेशन ज्यादा किया है, तो बेटे उसने सेलिंग प्राइस रख दिया 50 रुपए का, मैंने उसका नाम रखा शॉप नंबर एक्स। और दूसरा बिल्कुल उसी के साथ है जिसने नॉर्मल डेकोरेशन रखा है, उसका शॉप उसका बेटे मैं कहता हूं उसका जो है 20 रुपए पर सेलिंग प्राइस मैंने रख दिया सांभर डोसा। एक बच्चा कहता है जी 20 रुपए का तो आ ही नहीं सकता। बेटे एग्जाम्पल है, कैसी बातें कर रहे हो बेटे आप? मान लो ना, सांभर डोसा नहीं, वड़ा पाव मान लो, इडली मान लो, कुछ भी मान लो बेटे, मानना है, कुछ नहीं मानना है, एक्स मान लो। मैंने कहा इफ X is being sold by 2 shopkeepers and the quality of X is same
In that case, I will say that one person, one shopkeeper is selling at 50 rupees per plate and the second shopkeeper is selling at 20 rupees per plate. Now, what will happen if the quality is same? अगर क्वालिटी सेम होगी, जैसे मैंने असम्पशन लिया दोनों बटर सेम यूज कर रहे हैं, दोनों की चटनी एक है, दोनों का मसाला एक है, दोनों का सांभर एक है, दोनों में सांभर में खट्टापन है, सब कुछ सेम सेम है, बट दो शॉपकीपर्स हैं. एक शॉपकीपर एक्स है जिसने अपनी दुकान को सजाया हुआ है, दुल्हन जैसे सजा दिया. बेटे वो बड़ा एग्रेसिव है, वो कह रहा है मैंने 50 रुपए की एक सांभर देना है, एक डोसा देना है, और अज्यूम कर रहे हैं कि 10 रुपए की कॉस्ट आती है. मैं अज्यूम कर रहा हूं जी 10 रुपीज की पर सांभर डोसा को बनाने में कॉस्ट आती है, तो बेटे 40 रुपए का प्रॉफिट होगा एक डोसा बेचने में. किसको? मुझे, शॉप एक्स वाले को. और वो बड़ा एग्रेसिव हो, कहता है जी 100 प्लेटें तो मैं आज बेच दूंगा, 100 डोसा बेच दूंगा, और आज जब घर जाऊंगा तो अपनी वाइफ को मैं 4000 रुपए दूंगा. अब एक बच्चा सोचने लगा 4000 कहां से आ गए? बेटे 50 रुपए की पर प्लेट है, 10 रुपए की कॉस्ट है, 40 रुपए पर प्लेट का प्रॉफिट हुआ एक डोसे पे, और उसने कहा 100 डोसे बेच दूंगा तो 4000 रुपए नहीं हुए. उसने सोचा ना, दैट पर्सन इज थिंकिंग दैट ही विल बी गिविंग 4000 रुपीज टू हिज वाइफ today in the evening when he will go to his home. 4000 rupees because he is very much aggressive. क्या लगता है बेटे, आप एज ए कस्टमर अगर जाते हो और आपको सांभर डोसा खाना है और आपके पास दो ऑप्शंस है, एक ओनर एक्स है और एक ओनर वाई है, दोनों की शॉप साथ साथ हैं, दोनों की क्वालिटी सेम है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्वालिटी सेम, बटर इज सेम, मसाला इज सेम, सांभर इज सेम, बट वन पर्सन, वन शॉप इज मोर डेकोरेटिव एज कंपेयर टू अदर. बेटे आप उसकी डेकोरेशन खाने जा रहे हो या सांभर डोसा खाने जा रहे हो, आप बट नेचुरल शॉप ओनर एक्स के पास 5 कस्टमर्स जाएंगे ना, तो 2 तो खा लेंगे, 3 नहीं खाएंगे, और वो 3 शॉप ओनर वाई पे चले जाएंगे. Because his selling price per dosa is very high. You're getting my point? बेटे उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 50 रुपए है और शॉप ओनर वाई का सेलिंग प्राइस 20 रुपए है. तो एज अ कस्टमर, you know, some customers are very price sensitive, quality sensitive, and I have assumed that quality is same. So it means all the customers will not buy from shop owner X, rather they will go to shop owner Y. Now Y has kept the price as 20 rupees. तो इट मीन्स अभी हम एक्स पे हैं, एक्चुअल सेल बेटा वो 100 सोच रहा था, उसने 55 डोसा ही बेच पाया इवनिंग तक, और उसको एक प्लेट पे 40 रुपए का फायदा हुआ. इट मीन्स उसने डिमांड सोची थी कि 100 की होगी, बट एक्चुअल डिमांड निकली 55 की. ओके, बट वो रेडी था ज्यादा सप्लाई करने के लिए, बट उसके पास डिमांड ही नहीं थी, तो उसने डोसा बनाया ही नहीं. लेकिन उसके पास सामान था, मटेरियल था, क्योंकि मटेरियल उसने 100 डोसा के बेसिस में खरीदा है. इसका मतलब एक्सेस डिमांड, यहां पर ही वांट टू सेल एक्सेस. बेटे एक्सेस सप्लाई कितनी हुई? बेटे 45 डोसास की वो एक्सेस सप्लाई कर सकता था, बट बिकॉज डिमांड ही नहीं थी at 50 rupees per dosa, so he was able to only sell 55 dosas. आगे आ गए जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया. मैं अब दूसरे शॉप ओनर की बात कर रहा हूं. वो थोड़ा कंजर्वेटिव था, उसने इतनी शॉप को डेकोरेट नहीं किया था, और उसने सांभर डोसे का एक सेलिंग प्राइस देखा था 20 रुपीज, और उसने सोचा कि भाई ठीक है हम 40 प्लेट बेच देंगे आराम से, 40 तो बेच ही देंगे. बट कस्टमर्स जो 5 में से 3 कस्टमर्स शॉप ओनर एक्स से आए वो वाई पे चले गए. ऐसा ही होता रहा, और इंस्टेड ऑफ 40 बेटे उसने 70 डोसास बेच दिए. देखिए 70 डोसा बेच दिए. 70 डोसा भी बेच सकता था, डिमांड 70 की आई थी, बट बेटे उसके मन में आया सुबह आ जाता हूं अपनी वाइफ को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, डूइंग सच हार्ड वर्क, एंड आई एम ओनली गेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹10 पर डोसा, बिकॉज 10 रुपीज पर डोसा इज द कॉस्ट. मैंने ये अज्यूम किया है. उसने 20 रुपए का सेलिंग प्राइस रखा, 10 रुपए की कॉस्ट है. जैसे शॉप ओनर एक्स ने 50 रुपए का सेलिंग प्राइस रखा, 10 रुपए की कॉस्ट है तो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ. बट शॉप ओनर वाई ने 20 रुपए का प्राइस रखा, 10 रुपए की कॉस्ट है तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ. बट उसके मन में आता था यार मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ, 10 रुपए एक डोसा में मिलता है. बड़ा अंदर से ही इज फीलिंग वेरी लो. तो उसने क्या किया, 40 डोसे ही बनाए, जबकि डिमांड थी. उसने कहा नहीं बस रात शाम को भी शॉप क्लोज हो गई, जबकि बाहर कस्टमर्स खड़े थे, एक्सेस डिमांड थी, बट ही इज नॉट रेडी टू सप्लाई एट दिस मच. इट मीन आप देखिए शॉप ओनर एक्स जब शाम को अपने घर गया, अपनी वाइफ को उसने दिया तो दुखी बन से दिए पैसे,
इसी तरह से शॉप ओनर वाई भी जब अपने घर गया तो उसने भी दुखी मन से अपने वाइफ को पैसे दिए। उसने कहा भाई कस्टमर तो खड़े थे लेकिन हमने बेचा ही नहीं, एक्सेस डिमांड तो थी बट वी हैव नॉट सप्लाइड। इट मीन्स नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड, अभी देखेंगे। तो अब आप बात आती है कि बेटे दोनों के दोनों रो रहे हैं, देयर इज नॉट अ विन विन पोजीशन। आपको क्या लगता है बेटा क्या होना चाहिए? ये 50 रुपीज में बेच रहा है और बेटे ये 20 रुपए में बेच रहा है, और दोनों की कॉस्ट जो है एक डोसा की हमने 10 रुपए की मान ही ली है। ये भी खुश नहीं है, ये भी खुश नहीं है। ये इसलिए खुश नहीं है क्योंकि कस्टमर्स आते हैं लेकिन 5 में से 2 ही खा के जाते हैं, बाकी 3 चले जाते हैं। और ये इसलिए खुश नहीं है कि कस्टमर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं बट ही इज नॉट हैप्पी फ्रॉम हिज इनर माइंड, अंदर से खुशी नहीं मिल रही क्योंकि 10 रुपए पर प्रॉफिट पर डोसा का ही मिल रहा है। तो बेटे इसको ये जो शॉप ओनर एक्स है थोड़ा सा प्राइस अगर ये कम कर दे और ये शॉप ओनर वाई थोड़ा सा प्राइस अगर बढ़ा दे, जैसे मैंने अभी एप्पल वेंडर की कहानी बताई थी, तो ऐसा हो सकता है ना कि क्वालिटी तो हम सेम ही मान रहे हैं, अगर 50 से वो प्राइस थोड़ा सा कम कर दे, मान लेते हैं बेटे मैं कहता हूं 30 रुपीज में आ जाए और 21 रुपीज का जो शॉप ओनर वाई है जो उसने सेलिंग प्राइस रहेगा वो 30 में आ जाए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर हम 30 रुपए का प्राइस रख दें, अब ये 30 रुपए कोई फॉर्मूले से नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई फॉर्मूला नहीं है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटे दिस विल बी ऑटोमेटिकली डिजाइंड एज पर द मार्केट मैकेनिज्म। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 50 से कम कर दिया 30 पे आ गया, 20 से बढ़ा दिया 30 पे आ गया। एक्स ओनर जिसने अपना सांभर डोसा पहले 50 रुपए पर डोसा बेचता था, उसने 30 रुपीज कर दिया, और जो वाई था जो 20 रुपीज का बेचता था उसने 30 कर दिया। अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है। अब जो 5 कस्टमर्स जाते हैं शॉप ओनर एक्स के पास, वो 5 ही डोसा खा के आते हैं, बिकॉज उनके पास चॉइस ही नहीं है कि वो वाई के पास जाएं, क्योंकि क्वालिटी भी सेम है, प्राइस भी सेम है। इसी तरह से बेटे शॉप ओनर वाई अब now will be more happy because he is getting more profit of 20 rupees per plate. Both are getting 20 rupees per plate as the profit. Both are getting 20 rupees per dosa as the profit. तो दोनों खुश हो गए। अब बेटे जब दोनों खुश हो गए तो बताइए डिमांड और सप्लाई दोनों की सेम हुई, जो डिमांड है वही सप्लाई हुई, एक्स भी के लिए भी वाई के लिए भी। तो देखिए जी मैंने नेक्स्ट उसमें स्लाइड में क्या लिखा है, नॉट अ विन विन सिचुएशन, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ तो उसके लिए 30 रुपीज कैसे आएगा, वो मार्केट मैकेनिज्म है। उससे पहले आप चेक करिए ये शॉप ओनर एक्स है बेटे ध्यान से जरा देखना है। दिस इज 50 रुपीज। बेटे उसने अपना सेलिंग प्राइस 50 रुपए रखा था, और मैं मान के चलता हूं क्योंकि 50 रुपए रखा था एंड ही इज सेलिंग कितने डोसास उसने बेच दिए, कितने डोसास बेचे थे बेटे, मैं एक बार देख लूं कितने डोसास बेचे थे। 55 डोसे उसने एक्चुअली में बेच दिए थे, ठीक है जी। 55 डोसास ही वॉज एबल टू सेल। तो बेटे 50 रुपए में 55 डोसा ही बेच पाया। बट एज अ ओनर ही इज अ ओनर एक्स, he want to sell more, he want to supply more because he is aggressive, he has kept that कि 100 बेचेगा बेटे, लेकिन डिमांड 55 की ही थी क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा था। तो मैंने कहा इस क्वाड्रेंट को हम यहां से लेकर यहां तक 55 से 100 तक के बीच में, बेटे ध्यान से आप डायग्राम बनाना जरूर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यूज तभी कर पाएंगे इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस डायग्राम, दे आर ट्रिकी क्वेश्चंस। बेटे ये 55 उसकी डिमांड ही आई बट ही इज रेडी टू सप्लाई मोर 100, तो 100 में से 55 लेस कर दें तो बेटे 45 की सप्लाई कर सकता था, बट देयर वाज नो डिमांड, सो आई हैव नेम्ड दैट क्वाड्रेंट एज एक्सेस सप्लाई। बेटे मैंने इसको एक्सेस सप्लाई मान लिया। तो आइए देखिए नीचे मैंने क्या लिखा, willing to supply Q3 that is 100 dosas but demand was only 55 that is Q1, so excess is 100 minus 55 that comes to 45, this is excess supply। बेटा ये excess supply है। 45 डोसा जो उसने दे सकता था, उसके बाद ही हैज द कैपेसिटी टू सप्लाई बट डिमांड ही नहीं थी, तो दिस इज एक्सेस सप्लाई फॉर शॉप ओनर एक्स। मैं आ गया जी शॉप ओनर वाई के पास। अब देखना वाई ने अपना प्राइस रखा था 20 रुपीज, बिल्कुल ठीक है।
बट वो बड़े रोते हुए मन से उसने बेचे कितने 40, बट डिमांड थी उसके पास 70 की, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, वहां पे भी लिखा मैंने एक्चुअल डिमांड थी 70 की, आप चेक करिए मैंने यहां लिखा है एक्चुअल डिमांड 70 की थी, एक्चुअल डिमांड 70 की थी, बट ही हैज ओनली सप्लाइड 40, इट मींस डिमांड थी बट ही हैज नॉट सप्लाइड, तो उसने सप्लाई कितने की 20 रुपए में, बेटे 40, बट डिमांड कितने की थी 70 की, तो बेटे इस क्वाड्रेंट का मैंने नाम कह दिया, इतने इस डिस्टेंस को मैंने कहा दैट इज Q1 माइनस Q3, Q1 माइनस Q3, Q1 माइनस Q3 इज एक्सेस डिमांड। बात समझ आ रही है? ओनर Y के लिए दिस इज एक्सेस डिमांड एंड ओनर X के लिए दिस इज एक्सेस सप्लाई। अब दोनों खुश नहीं है, तो फिर वो दोनों क्या करेंगे, पहले आप नोट कर लें फिर देखते हैं दोनों क्या करेंगे। Q3 माइनस Q1 70 माइनस 40, एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू 30, एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू 30। मैं आ गया जी यहां पर सपोज अब दोनों परेशान है, तो दोनों मिले, बरिस्ता में मिले, आपस में उन्होंने बात की यार मैं भी खुश नहीं हूं, वो कहता है मैं भी खुश नहीं हूं, तो दोनों ने क्या किया आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि चलो ऐसा करते हैं 30 रुपीज का प्राइस रखते हैं, मैं भी 30 का रखता हूं, तुम भी 30 का रखो। अब ये 30 एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, आप बात को समझ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम अज्यूमिंग दैट दे बोथ हैव अज्यूम्ड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ सांबर डोसा लेट इट बी 30 रुपीज। Now, suppose both shop owners fix a price of 30 rupees per masala dosa. It means shop owner X has reduced his selling price from 50 to 30 and shop owner Y has increased his price from 20 to 30, and let this 30 be the price which they have agreed, and let this 30 be the price at which there is a statue. And they have agreed. Now this price can be determined with the help of market mechanism. बेटे मार्केट की हेल्प से आएगा 30 रुपए, और जब हम 30 रुपए रख देंगे तो एक्सेस सप्लाई जितनी भी होगी, अब एक्सेस सप्लाई नहीं रहेगी, बिकॉज एट 30 रुपीज ऑल द कंज्यूमर्स, ऑल द पीपल हु विल विजिट शॉप ओनर एक्स शॉप, दे विल बाय दैट डोसा। तो एक्सेस सप्लाई का कंसेप्ट खत्म हो गया क्योंकि वो 30 रुपीज में दे रहा है। इसी तरह से एक्सेस डिमांड का भी कंसेप्ट खत्म हो गया, बिकॉज नाउ ही विल गिव हैप्पीली बिकॉज द प्राइस हैज इंक्रीज। तो बेटे जितनी एक्सेस सप्लाई होगी और जितनी एक्सेस डिमांड होगी, दोनों बेटे सेम हो जाएंगी, एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। तो फिर क्या होगा बेटे, उस मार्केट में इक्विलिब्रियम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बनाइए इक्विलिब्रियम, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। ऑलरेडी बताया हुआ बेटे, बहुत बार बता चुका हूं। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, अगर आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस विल बी नेम्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस 50 विल बी नेम्ड एज equilibrium quantity. This will be named as equilibrium quantity. बेटे इसको हम बोलते हैं equilibrium price और इसको बोलते हैं equilibrium quantity। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको 3 फैक्टर्स के साथ ही equilibrium में बताया, मतलब डिमांड बताया, सप्लाई बताया, डिमांड प्राइस है, सप्लाई प्राइस है। इसका मतलब आई हैव टेकन इनटू अकाउंट ओनली दीज 3 concepts for determining that what will be my equilibrium. I have discussed you what is the meaning of demand and how demand and price are related. Then I have discussed supply and how supply and price are related. But in actual life, क्या लगता है बेटा? बिल्कुल सच से बताना, ढीले मत बैठना, कमर सीधी करके बैठो बेटे, हिम्मत नहीं हारनी बेटे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि अदर फैक्टर्स भी मार्केट में होंगे या नहीं होंगे। क्या पता कुछ ऐसे लोग हों जिनको डेकोरेशन अच्छी लगती हो, जिनको सीट्स अच्छी लगती हो, तो वो शॉप ओनर एक्स के पास जाएंगे क्योंकि प्राइस तो 30 रुपीज यहां पे भी है, 30 वहां पे भी है। यहां पर एसी लगा हुआ है, वहां पर एसी नहीं है। अब डोसा खाते समय गर्मी लगती है तो एसी में आराम से बैठ के खाएंगे। तो होगा क्या, ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स पीपल विल स्टार्ट मूविंग मोर टू शॉप ओनर एक्स और उसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। बेटे जब देखो भीड़ लगी हुई है तो क्या लगता है, शॉप ओनर एक्स के मन में लालच नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड ही विल इंक्रीज हिज प्राइस फ्रॉम 30 रुपीज टू 35 to 38 and those people will not mind in
paying 35 or 38, let it be because of so many other factors. मैंने जो फैक्टर माना एयर कंडीशनर का माना, मैंने जो माना टेस्ट का माना. There are other factors also which can affect equilibrium, but the point is जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया वो बताया equilibrium if price is only the determining factor in deciding that equilibrium, but in actual life it is not the price which is only the determining factor. There are so many other factors which also play. तो वो बेटा हमने समझना है. पहले assumptions लिख लीजिए. assumptions of above equilibrium: demand, supply, only price can affect, other factors if any are constant. मैंने जो ऊपर equilibrium में बताया, I have assumed that all other factors are constant. ठीक है जी. But in real life other factors also play a very important role. तो मैं लास्ट डिस्कशन में आ गया हूं बेटे, लास्ट डिस्कशन में आ गया हूं. इक्विलिब्रियम इन केस अदर फैक्टर्स आर आल्सो प्लेइंग देयर रोल एंड प्राइस इज कांस्टेंट. जैसे हमने डिमांड में देखा था कंडीशंस ऑफ डिमांड, जैसे सप्लाई में देखा था कंडीशंस ऑफ सप्लाई, सिमिलरली हमने प्राइस को वेरिएबल रखा था तो बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा था. अब हम अदर फैक्टर्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो बेटे प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं. तो मैंने यहाँ लिखा इक्विलिब्रियम इन केस अदर फैक्टर्स आर आल्सो प्लेइंग द रोल एंड प्राइस इज कांस्टेंट, इज सेम, इज नॉट चेंजिंग, इट इज फिक्स्ड. तो बेटे अदर फैक्टर क्या है? टेस्ट. या आप ये समझ लीजिए आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो अदर फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट वी आर डिस्कसिंग फॉर द प्रोडक्ट. तो मैंने कहा टेस्ट कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सपोज करते हैं माउथ फ्रेशनर वो ज़्यादा दे देता है, अच्छी क्वालिटी के देता है, तो पीपल विल बी मोर मोटिवेटेड देयर. एसी लगाए तो पीपल विल बी मोर मोटिवेटेड देयर. टिश्यू पेपर अच्छा एक्स्ट्रा देता है तो पीपल विल बी मोर मोटिवेटेड देयर. सीट्स अच्छी हैं. इट मीन्स देयर आर सो मेनी other factors which also play a very important role. तो other factor taste. बेटे वेस्ट साइड, मैंने टेस्ट में एग्जांपल लिया वेस्ट साइड वर्सेस विल्स. बेटे दोनों फीमेल के गारमेंट्स बनाती हैं. अब वेस्ट साइड वाले क्या करते हैं, उनके मैं अज्यूम कर रहा हूँ टाटा वाले, वो फीमेल के जो गारमेंट्स बना रहे हैं थोड़े ज़्यादा फैशनेबल है ऐसा मान लेते हैं, और ब्रांड ज़्यादा चलती है वेस्ट साइड की एज कम्पेयर टू विल्स. अब दोनों का प्राइस सेम है, दोनों ने आपस में डिसाइड किया दैट दिस इज अ प्राइस एट विच दे विल सेल द कुर्तीज एंड पजामास फॉर द फीमेल्स. बट आफ्टर सम पीरियड बिकॉज देयर इज मोर फैशनेबल, बिकॉज ऑफ द टेस्ट, फीमेल्स आर मोर बाइंग फ्रॉम वेस्ट साइड एज कंपेयर टू विल्स. तो अब बताइए वेस्ट साइड के यहाँ पर डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी, वेस्ट साइड वाला ज़्यादा लालची हो जाएगा एंड ही विल इंक्रीज हिज प्राइस फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम प्राइस. सो देयर विल बी शिफ्ट इन डिमांड इन वेस्ट साइड. अब बिकॉज देयर विल बी शिफ्ट इन डिमांड इन वेस्ट साइड, बेटे इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज. वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप चेक करिए, बड़ी मेहनत की है बेटे. I have done a huge hard work for you. मैंने पहले वेस्ट साइड का डिमांड कब बनाया, let this be the price at which west side and wills they are selling. But because west side has more brand value in the market, people are ready to purchase more number of units from west side because there are other factors also which play a very important role. तो बेटे वेस्ट साइड में डिमांड क्रिएट हो गई. अच्छा पहले डिमांड कितनी थी, ये थी बेटे ग्रीन कलर की, ये डिमांड डी बेटे डी लिखा ना, ये डिमांड थी. बट नाउ बिकॉज एट दिस प्राइस, एट दिस प्राइस, कौन से प्राइस में बेटे, पी प्राइस. बेटे पहले पी प्राइस था और क्यू डिमांड थी. यहां पर वेस्ट साइड और विल्स बेच रहे थे. बट आफ्टर सम पीरियड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ब्रांड वैल्यू और बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स द डिमांड ऑफ वेस्ट साइड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम क्यू टू. बेटे क्यू से कहां से इंक्रीज हो गई, क्यू से Q2 तक इंक्रीज हो गई, Q से Q2 तक इंक्रीज हो गई. अब बिकॉज डिमांड इंक्रीज होगी तो वेस्ट साइड वाले दे विल इंक्रीज देयर प्राइस. तो मैंने अज्यूम किया दे हैव इंक्रीज द प्राइस फ्रॉम P टू P1. बेटे P से P1 प्राइस इंक्रीज कर दिया. मैंने जान के यहां 1 लिया वहां 2 लिया ताकि आपको क्लियर हो. और मैंने यहां पर Q से Q2 बेटे डिमांड हो गई और ऊपर P से P1 हो गया. इट मीन्स जब आप एक बार दोबारा से कर्व बनाएंगे P1 का और Q2 का, तो दिस विल बी डिमांड कर्व. दिस विल बी डिमांड कर्व व्हेन यू प्रिपेयर अ डिमांड कर्व ऑफ P1 एंड Q2 बेटे जब आप P1 और Q2 का डिमांड बनाएंगे तो आप चेक कर लीजिए
दिस विल बी द डिमांड कर्व। पहला डिमांड कर्व था दूसरे वाला, ये पहला डिमांड कर्व कौन सा था बेटा, ये वाला, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये डिमांड कर्व था। नाउ डिमांड कर्व विल बी दिस मच, ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने प्रिपेयर किया, नाउ डिमांड कर्व विल बी दिस मच। अभी डिमांड कर्व ये वाला है, सो देयर विल बी शिफ्ट इन डिमांड। बोलो बेटा डिमांड में शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा, जैसे ही डिमांड में शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पहले था, इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो पहले थी वो भी चेंज हो जाएगी। तो मैंने पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रखा था बेटे, क्योंकि हमारे पास ये वाली फिगर आ रही थी P और Q की, बट बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट इन demand curve, my equilibrium point will be that point where this supply curve and new demand curve will intersect, जहां पर supply curve और new demand curve intersect करेंगे। So this is my new point. So I will say this is my new equilibrium point. और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो एक प्राइस आ जाएगा बेटे, इसको हम कहेंगे P2, और यहां पे ड्रॉ करें तो इसको हम कहेंगे Q1। सो P2 विल बी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन अदर फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड Q1 विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन अदर फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेटे जब यहां पर होगा तो अल्टीमेटली वी विल अचीव अ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैंने पहले आपको इक्विलिब्रियम प्राइस बताया बाय कीपिंग इनटू अकाउंट ओनली डिमांड, ओनली सप्लाई एंड ओनली प्राइस, बट देन आई हैव टोल्ड यू दैट अलोंग विद दैट सम अदर फैक्टर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड व्हेनेवर द अदर फैक्टर्स आर देयर वी डोंट मूव इन दैट कर्व, वी हैव अ शिफ्ट। जब शिफ्ट होगा तो बेटे डिमांड ज्यादा हो जाएगी एंड डिमांड विल इंटरसेक्ट दैट सप्लाई एट अ न्यू पॉइंट, and that new point is named as equilibrium point. And if I draw a perpendicular on x-axis, if I draw a perpendicular on y-axis, then I can get a new equilibrium price or a new equilibrium quantity. तो बेटे यहां पर जाकर कंप्लीट होता है इक्विलिब्रियम। मैंने आपके लिए कुछ गूगल बाबा से पूछा कि गूगल बाबा ये तो बताओ कि क्या हमारे को आता है इक्विलिब्रियम के बारे में, आपको क्या पता है? तो देखिए गूगल बाबा ने ये आपके लिए कुछ स्लाइड्स मैंने आपके लिए निकाली। ये देखिए दिस पॉइंट where demand and supply intersect each other, उसको हम जनरली कहते हैं this is equilibrium price, this is equilibrium price। आइए we have understood that what is the meaning of equilibrium। तो बेटे इक्विलिब्रियम का मतलब आपको बताने के बाद फिर मैंने कहा there are other factors also which play a very important role in equilibrium। दैट अदर फैक्टर से शिफ्ट होगा और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा। होप आपको बातें समझ आ रही हैं बेटे। अभी हम एमसीक्यूज करेंगे, मुझे लगता है आई विल बी मोर डिस्कसिंग विद दोज क्वेश्चंस। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।